आज हम जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें आएगा सेल थ्योरी, उसके एक्सेप्शंस हैं और मॉडर्न सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल थ्योरी जो है 1838 में जर्मन बोटानिस्ट मैथियस जैकब शेल्डन, या आप इसको M.J. शेल्डन भी बोल सकते हो, कुछ इसको स्क्लेडन भी बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। इसने सबसे पहले क्या किया था, प्लांट्स में बोला था कि प्लांट्स में जो प्लांट हैं वो छोटे छोटे इस तरह से सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, एक जो चाहे छोटा चाहे बड़ा जो भी प्लांट है वो इस तरह के सेल से मिलके बना हुआ है। ये किसने सबसे पहले प्रपोज किया? शेल्डन ने। ठीक, देन उसके बाद 1839 में एक जोलॉजिस्ट था, जर्मन जोलॉजिस्ट, जिसका नाम है थियोडोर शॉन। ठीक है, शॉन ने क्या बोला कि जो जैसे कि प्लांट्स बने हुए छोटे छोटे सेल से, उसी तरह से एनिमल्स भी जो हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये इसकी थी थोड़ी सारी हिस्ट्री। उसके बाद अब इसकी ज़्यादा हिस्ट्री ना देखते हुए हम इसके पॉस्टुलेट्स देखते हैं, या जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। पॉस्टुलेट्स की बात करें तो सेल थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आप लिविंग बींग्स भी बोल सकते हो, वो माइन्यूट यूनिट से बने हुए, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेल है वो एक मास क्या होता है, सेल बना होता है प्रोटोप्लाज्म से। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। देखो, जो हमारे पास ऐसे की सेल है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, होल लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक, लेकिन अगर हम सेल का सिर्फ लिविंग कंटेंट लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लिविंग कंटेंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक तो न्यूक्लियस आएगा, एक हमारे पास क्या आएगा? ऑर्गेनेलीज आएंगी। ठीक, तो उनने क्या बोला अपनी स्टेटमेंट में, क्या बोला कि जो सेल है वो एक ऐसा मास है जिसमें प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है? न्यूक्लियस है, और बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं। और उसके बाद जो है उनके अराउंडेड, मतलब सेल के अराउंड या तो सेल मेम्ब्रेन है और या तो क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल पर्टिकुलरली किस में होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक, उसके बाद उन्होंने बोला जितने भी सेल्स हैं उनका काम जो है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो सिमिलर होता है। उनका उनका काम और उनका जो तरीका है बनने का वो सिमिलर होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है वो उसकी एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे वो अपना काम करेगा, उस पे उसकी पूरी बॉडी के फंक्शंस जो हैं डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके ज़्यादा पॉस्टुलेट तो हैं नहीं, सिर्फ गिने चुने 4 पॉस्टुलेट्स हैं, लेकिन ये जो थ्योरी है इसकी बहुत सारी एक्सेप्शंस थी। अब एक्सेप्शंस क्यों हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है अपनी एप्लीकेशन, इसकी जो इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, हर एक लिविंग थिंग पे या हर एक लिविंग बीइंग पे वो अप्लाई नहीं होती। अब इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे इन्हें प्रोटोजोआ के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, लेकिन ए सेलुलर का कोई नामो निशान नहीं दिया। ठीक, इन्हें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगा का भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इनमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई नहीं होता। इनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए, वो फ्रीली लोकेट होता है, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के बीच में कुछ एक नॉन लिविंग कंटेंट भी होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके बारे में भी उनने कोई आइडिया नहीं दिया, मैट्रिक्स का नाम भी नहीं लिया। ठीक, उसके बाद जैसे कि हमारे आरबीसीज हैं, आरबीसीज जब मेच्योर होते हैं तो उनका न्यूक्लियस भी डीजनरेट होता है, ऑर्गेनेलीज भी डीजनरेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो 120 डेज़ सर्वाइव करते हैं। इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि आरबीसीज कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद उनने नए सेल्स कैसे बनेंगे ये भी नहीं बताया। पुराने सेल्स जो हैं वो क्या पूरी लाइफ जैसे हम अपनी एग्जांपल दें, कोई एक सेल बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, क्या होल लाइफ वही सेल रहेगा या नए सेल्स बनेंगे? इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद जैसे हमारी स्किन है, उसकी जो सरफेस सेल्स हैं, मतलब टॉप वाली लेयर होती है, वो सेल रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में भी उनने कुछ भी नहीं बताया। ठीक, उसके बाद उनने वायरसेस की भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इतनी सारी शॉर्टकमिंग्स थी, इतने सारे ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए जो आई नेक्स्ट थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी को हम सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, सेल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो आई थी जो सेल थ्योरी, वो 1838 और 39 में पोस्टुलेट दिए गए। इसके जो पोस्टुलेट है 1858 में दिए गए, और किसने दिए? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था रुडोल्फ विर्चो। इसने क्या बोला कि जितने भी इसका जो मेन पोस्टुलेट था, इसका मेन पोस्टुलेट था ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको उसने बोला ओमनिस सेलुलाe सेलुला। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हुए सेल से बनते हैं। ठीक है, अराइज होते हैं। और इसी को 1858 में जो पोस्टुलेट दो मॉडर्न सेल थ्योरी आई, उसको सपोर्ट करने के लिए 1865 में लुईस पास्चर ने भी कुछ एविडेंसेस दी, जिसने सपोर्ट किया किसको? मॉडर्न सेल थ्योरी को। अब मॉडर्न सेल थ्योरी की हम स्टेटमेंट या पोस्टुलेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसने बोला
लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन सेल, जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ है, वो सेल्स की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक से ज़्यादा सेल्स से या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनते हैं। अब देखो सेल्स का मतलब क्या हो गया, या तो जैसे ए सेलुलर, एक ही सेल के, कुछ होते हैं जैसे ऐसे सेल्स से ही मिलके बनते हैं। हमारी बॉडी की बात करो तो सेल से ऑर्गेनाइज क्या होते हैं, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्या है, सेल का प्रोडक्ट है। तो उसने सिंपली सारा ऑर्गन सिस्टम ना बोलते हुए उसने सिंपल बोलते सेल प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद वही पॉस्टुलेट रिपीट हो रहा है कि सेल जो है वो बनता है प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियर मटेरियल होगा, ऑर्गेनेलीज वगैरह होंगी। ये तो पिछले वाला पॉस्टुलेट रिपीट हुआ। उसके बाद सेल एक्ट एज अ यूनिट ऑफ, मतलब जो सेल है इसी की वजह से रिप्रोडक्शन, मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। हेरिडिटी का मतलब होता है करेक्टर को ट्रांसमिट करना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सेल की ही वजह से जो करेक्टर हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, डिजीजेज ट्रांसमिट होती हैं, और ये एक्ट करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक, उसके बाद जो सेल्स होते हैं वही वाला प्री एग्जिस्टिंग से अराइज होंगे। ठीक है, ऑल सेल्स एग्जिस्टिंग टुडे, अगर हम जो आज जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी अगर हिस्ट्री बैक ट्रेस करें तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से हम उसको क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है। उनकी फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल कंपोजिशन या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेल जो हैं होम्योस्टासिस को मेंटेन करके रखते हैं। होम्योस्टासिस का मतलब होता है बैलेंस बना के रखना, सारी चीज़ों का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, या जिस भी पीएच का, सारी चीज़ों को बैलेंस बना के रखने में सेल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये टोटल जितनी भी वो एक्टिविटीज़ या इंटरेक्शंस करता है उस पर डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस। ठीक, उसके बाद सेल जो है एक्ट करता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ग्रो कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, इंडिपेंडेंटली जो है अपने काम ये कर सकता है। उसके बाद हर एक सेल जो है अपनी वाइटल प्रोसेसेस को रेगुलेट, मतलब वाइटल प्रोसेसेस का मतलब हो गया डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो हमारी मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको मेंटेन कर सकता है। ठीक, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती है, स्टोर भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सेल्स। ठीक, लाइफ जो है नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, लाइफ जो है पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सेल, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली, गैमेट्स। और आपको पता होगा स्पर्म और ओवम के यूनियन से ही जो है नेक्स्ट जो है जनरेशन कंटिन्यू होती है, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेल्स आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद उसने बोला कि सेल्स मे डाई एंड स्टिल रिमेन फंक्शनल, मतलब जैसे कुछ सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, उनमें न्यूक्लियस, उनकी ऑर्गेनेलीज जो हैं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लाइव रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब पूरे सेल्स तो हैं नहीं, हॉर्न्स जो होते हैं एनिमल्स में, हमारी बॉडी में नेल्स होते हैं। ठीक, ये हेयर्स को हम डेड सेल्स इंक्लूड करते हैं, जो हेयर रूट वाली जगह नहीं, जो हमारे हेयर ग्रो कर चुके होते हैं। जाइलम वेसल्स को हम डेड इंक्लूड करते हैं। तो ये डेड हो जाते हैं बट इनमें फिर भी लाइव जिंदा रहने की एबिलिटी जो है होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल इज़ कंट्रोल्ड बाय डीएनए, कि किसी भी सेल का स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो कंट्रोल करने वाला कौन है, डीएनए। और डीएनए कहाँ लोकेट करता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक, देन उसके बाद ऑल सेल्स हैव फुल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन देयर डीएनए, सेल्स की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है, उनके डीएनए में ही होती है। अच्छा देखो, मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैं लेक्चर डाल नहीं पाई। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से लेक्चर डालूँ, क्योंकि आपकी डेट शीट भी आ चुकी है, और मैं कोशिश करूँगी कि सिलेबस को जल्दी ही कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।